हावी डिस्प्ले आ गई सबके पास में? यस सर। ठीक है। देखो, एक प्रश्न तो ये पूछा गया था आपके 2014 में राजस्थान बोर्ड में कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज अणु के विखंडन को समझाइए। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है उसे तो वायवीय श्वसन कहा जाता है, और ऐसा श्वसन जो अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अब विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज अणु के विखंडन को समझाइए। तो इसका बिंदु ही मैंने आपको अलग करवा दिया। कभी भी ये प्रश्न आ जाता है कि विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज अणु के विखंडन को समझाइए, तो उसमें बिल्कुल आपको वो 2 चरण स्पष्ट करने हैं ठीक से, और उसका फ्लो चार्ट भी बना करके आना है। जो किताब में दिया है ना अपने एनसीईआरटी में, वो वाला फ्लो चार्ट उसके साथ में आपको चित्र के रूप में बना करके आना है। इसके अलावा एक प्रश्न और आया था 2016 में, तो इसमें पूछा गया है मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र बनाना मैंने आपको सिखा दिया था, बना लोगे ना चित्र? तो यस सर। ठीक है। हाँ, इसमें कभी भी ऐसा प्रश्न अब तक नहीं पूछा गया है कि मानव श्वसन तंत्र का संरचना का वर्णन करो या फिर मानव श्वसन की क्रियाविधि को समझाओ। अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं आया है कभी भी, क्योंकि अपने किताब में जो मैटर दिया है उसके अकॉर्डिंग है ही नहीं वो चीज। और एक प्रश्न ये आया है, श्वसन किसे कहते हैं? तो श्वसन किसे कहते हैं आप बता सकते हो? क्या कहोगे? ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थ के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो मेनली आप दोनों की परिभाषाएं ध्यान रखें, वायवीय और अवायवीय श्वसन की परिभाषा ध्यान रखें, और ग्लूकोज का जो विखंडन हो रहा है फ्लो चार्ट सहित वो बातें याद रखें, और मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र, ये अच्छे से अपने को ध्यान रहनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी। और आज अपन स्टार्ट करेंगे अब किसके बारे में? तीसरा बिंदु उठा लेते हैं। वहन। हाँ, वहन या संवहन, इसी को हम परिसंचरण भी कह देते हैं, और इसी को हम क्या कह देते हैं? परिवहन भी इसको कह दिया जाता है। तो परिभाषा अपने को याद है, क्या कहा जाता है इसके लिए? कि शरीर में पदार्थों को, अब ये पदार्थ कौन से हो सकते हैं? तो ये पदार्थ एक तो आपके छोटी आंत्र के द्वारा या बड़ी आंत्र के द्वारा अवशोषित पदार्थ हो सकते हैं। अवशोषित पदार्थ हो सकते हैं एक तो, अवशोषित पदार्थ में आपके भोजन आ सकता है ना। इसके अलावा ये उत्सर्जी पदार्थ हो सकते हैं। उत्सर्जी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ में लिख देता हूं आपके सामने, अपशिष्ट पदार्थ। और इसके अलावा ये हो सकते हैं ये ऑक्सीजन आपका, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो शरीर के अंदर कोई भी पदार्थ हो, उसको पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं भाई? परिवहन। हाँ, संवहन, परिवहन, जो भी आप कहना चाहें कह दें। अब देखो, शरीर के अंदर पदार्थों के परिवहन के लिए यदि कोई तंत्र पाया जाता है तो उसे बोला जाता है परिसंचरण तंत्र। क्या बोला जाता है उसको? परिसंचरण तंत्र। और ध्यान देना भाई, यहां पर हम
एक तो मानव का जो परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा अपन एक तो अपन मानव में परिवहन जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा केवल पादपों के बारे में पढ़ेंगे। पादपों में परिवहन कैसे होता है इसके बारे में अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले मानव की बात कर लें अपन। तो देखो भाई, यहां मैं बिंदु लगा देता हूं। मानव में परिवहन, तो मानव में पदार्थों के परिवहन के लिए दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है आपके रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, और दूसरा जो होता है उसे अपन बोलते हैं लसिका तंत्र। क्या बोलते हैं? लसिका तंत्र। तो देखो भाई, रक्त क्या करता है, शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, भोज्य पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, इन सब का परिवहन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता कौन? रक्त परिसंचरण तंत्र। लेकिन ये जो लसिका तंत्र है ये वसा के परिवहन में या परिसंचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा का परिवहन रक्त भी करता है लेकिन कम मात्रा में करता है। ज्यादा मात्रा में कौन सा तंत्र इसका परिवहन करता? लसिका तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है वसा को कम मात्रा में परिवहित करता है या परिसंचरण करता है, बाकी पदार्थों का ये बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है? परिसंचरण करता है। तो हम पहले तो किसके बारे में पढ़ेंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर थोड़ी सी जानकारी अपन जो लसिका तंत्र है इसकी भी लेंगे। मुख्य रूप से अपने को रक्त परिसंचरण तंत्र ही पढ़ना है। तो हम आगे अपन ले लेते हैं अब रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखो हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है 10th, इसके 3 घटक हैं। हमारे शरीर में जो रक्त परिसंचरण तंत्र काम करता है इसके कितने घटक है? 3 घटक है या फिर 3 अंग है। पहला घटक है इसमें रक्त। रक्त को हम रुधिर भी कहते हैं। दूसरा घटक है आपके पास में रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां, और रक्त वाहिनियों को हम रुधिर वाहिनियां भी कहते हैं। और तीसरा है हृदय। क्या है? हृदय। हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो इन तीनों घटकों से मिलकर के बना होता है। ये तीनों घटक मिलकर के सम्मिलित रूप से कार्य करते हुए पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न है मेरी तरफ से। मान लीजिए एक बड़ी सारी बिल्डिंग है ना? एक बड़ी सारी क्या है? बिल्डिंग है, और इसके अंदर छोटे छोटे क्या बने हुए हैं? कमरे बने हुए हैं। एक अलग फ्लोर पे, एक अलग फ्लोर पे, इस तरीके से है। अब आप बिल्डिंग का जो प्रत्येक कमरा है वहां तक पहुंचाना चाहते हैं पानी या जल। तो बताइए आपको कौन कौन से साधनों की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्डिंग का जो प्रत्येक कमरा है वहां तक आप पानी को पहुंचाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से साधनों की आवश्यकता पड़ेगी? सर पाइप। मोटर। हाँ, पाइप, मोटर, पाइप, मोटर, विद्युत। विद्युत। क्या जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको? आप पहुंचा क्या रहे हो? जल तो, जल भी तो चाहिए ना, है ही नहीं तो क्या पहुंचाओगे पाइप से और मोटर से? तो यहां समझो, हमारा शरीर बिल्डिंग के समान है और इसके अंदर क्या होती है? छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है? कोशिकाएं।
और प्रत्येक कोशिका को आवश्यक भोज्य पदार्थ पहुंचाने होते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने होती है, और वहां से जो कचरा बनता है उसको भी इकट्ठा करके शरीर से बाहर निकालना होता है। तो ये जो रुधिर होता है ना, ये ठीक काम करता है सब पानी के समान। क्या होता है कि कोशिकाओं को जो भी पदार्थ पहुंचाने होते हैं उसको इस रक्त में डाल दिया जाता है। कोशिकाएं क्या करती है, रक्त से उन पदार्थों को ले लेती है, और जो उसको छोड़ना है वो भी कहाँ छोड़ देती है, इस रक्त में ही वो छोड़ देती है। रक्त वाहिनियां किसके समान काम करती है, तो पाइप के समान कार्य करती है। जिन वाहिनियों के अंदर रक्त प्रवाहित हो रहा है वो क्या कहलाएगी, रक्त वाहिनियां। तो ये पाइप होती है हमारे शरीर के अंदर। और हृदय हमारे शरीर का क्या है भाई, पंप या मोटर है। हृदय जो है पंप करता है रक्त को पाइपों के अंदर, यानी कि रक्त वाहिनियों के अंदर, जिससे रक्त क्या होता है, इन रक्त वाहिनियों के अंदर बहता रहता है। यदि ये हृदय काम करना बंद कर दे तो रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाहित होना बंद हो जाता और व्यक्ति की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती, क्योंकि कोशिकाओं को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, भोज्य पदार्थों की सप्लाई नहीं हो पाती है। तो हम एक एक घटक के बारे में जानेंगे पहले तो, और फिर ये तीनों मिलकर के कैसे कार्य करते हैं, यानी कि हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार से काम करता, वो बात अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ ले हुए, रक्त के बारे में। रक्त, रक्त को रुधिर भी कहा जाता है। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखना इसमें कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल का मतलब तो है कि ये द्रव रूप में पाया जाता है, और संयोजी ऊतक वो ऊतक होता है जो शरीर के दो या दो से अधिक ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, वो संयोजी ऊतक होता है। तो हमारा जो रक्त होता है शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सबको आपस में जोड़ने का कार्य करता है, या उन सबके बीच में संपर्क बनाए रखने का कार्य करता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, संयोजी ऊतक। तो तरल है, द्रव है, और संयोजी ऊतक है। तो रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अब ये जो रक्त है भाई, इसकी संरचना को हम दो भागों में बांटते हैं। रक्त की संरचना को कितने भागों में बांट लेते हैं हम, दो भागों में बांट लेते हैं। इसका जो पहला भाग होता है रक्त का, उसे तो कहा जाता है प्लाज्मा, और जो दूसरा भाग होता है उन्हें अपन कहते हैं रक्त कणिकाएं। क्या बोला जाता है दूसरे भाग को, रक्त कणिकाएं। तो सबसे पहले अपन बात कर लें प्लाज्मा की। तो देखो, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता, प्लाज्मा कहा जाता है, और इस प्लाज्मा का रंग पीला होता है। ये पूरे रक्त के आयतन का 55% भाग बनाता है। कितना प्रतिशत भाग बनाता है भाई, ये 55% 55। भाग बना लेता है। अब यदि अपन प्लाज्मा के संगठन की बात करें तो इस प्लाज्मा में खुद में 92% तो पाया जाता है जल। क्या पाया जाता है, जल। और शेष 8% में इसमें पाया जाता है कार्बनिक और कार्बनिक। अकार्बनिक पदार्थ। क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में रक्त के जितने भी प्रोटीन प्लाज्मा में घुले हुए हैं वो सब आ जाते हैं, और अकार्बनिक पदार्थों में आपके जो खनिज लवण है, जैसे पोटेशियम आयन इसमें पाया जाता है, सोडियम आयन इसमें पाया जाता है, क्लोराइड आयन भी इसमें ही पाया जाता है ना। इस तरीके के आयन जो है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अकार्बनिक पदार्थों में। और कार्बनिक पदार्थों में रक्त की प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन आती है। इसके बाद में अपन बात कर ले रक्त कणिकाओं की। तो रक्त कणिकाएं किसे कहेंगे अपन, तो रक्त का जो प्लाज्मा है इसके अंदर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं
कौन सी चीज? कोशिकाएं। उन्हीं को क्या बोला जाता है? रक्त कणिकाएं कहा जाता है। रक्त के प्लाज्मा में पाई जाने वाली कोशिकाएं जो होती है उनको रक्त कणिकाएं कहते हैं। और रक्त कणिकाएं पूरे रक्त के आयतन का कितना प्रतिशत भाग बनाती है? 45% भाग बनाती है। रक्त कणिकाएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? 3। 3 प्रकार की। पहली कणिका है आरबीसी, आपके आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स। तीसरी प्लेटलेट बिम्बाणु कुछ भी। प्लेटलेट्स। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलेंगे? लाल रक्त कणिकाएं। एक तो ये नाम है इसका। इसके अलावा और भी नाम है। इसको रक्ताणु भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? रक्ताणु। और मेडिकल साइंस के लोग इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। कितने नाम हो गए? 3। 4 नाम हो गए। आरबीसी, लाल रक्त कणिका, रक्ताणु और इरिथ्रोसाइट। कितने नाम हुए? 4 हुए कि नहीं हुए? 4। डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को एक तो क्या बोलेंगे? श्वेत रक्त कणिकाएं। एक इसका नाम है श्वेताणु। क्या नाम है इसका? एक थ्रोम्बोसाइट्स। ग्लूकोस, क्या कह रहे हो आप? थ्रोम्बोसाइट। हाँ, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट होता है। ल्यूकोसाइट होता है इसका एक नाम, ल्यूकोसाइट। मेडिकल साइंस में है ना। तो इसके भी 4 नाम हो गए। अब प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है? एक तो बिम्बाणु, बिम्बाणु, हाँ, एक तो इसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, है ना। एक इसको क्या बोला जाता है? बिम्बाणु। और एक और नाम है इसका। क्या नाम है? पट्टिकाणु। क्या नाम है? एक पट्टिकाणु। इसके भी कितने नाम हो गए? 4 नाम हो गए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आरबीसी की। देखो, आरबीसी की यदि अपन आकृति की बात करें तो ये होती है उभे अवतल। उभे अवतल कुछ ऐसी होती है इनकी आकृति। ठीक है। दूसरी बात, ये केंद्रक विहीन होती है, यानी कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। कैसी होती है ये? केंद्रक विहीन होती है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमो हीमोग्लोबिन पाया जाता है इनमें, जो कि एक प्रकार का लोहा प्रोटीन है। यानी कि लोहे और प्रोटीन से मिलकर के ये हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन लाल कलर का होता है और पूरी आरबीसी में अधिकांश हिस्सा हीमोग्लोबिन का ही बना होता है, इसलिए लाल रक्त कणिकाएं किस रंग की नजर आती है अपने को? लाल रंग की लाल, नजर आती है। अब देखो, हमारा जो पूरा रक्त है उसमें जितनी भी रक्त कणिकाएं हैं उसकी लगभग 99% पाई जाती है लाल रक्त कणिकाएं। इसलिए हमें पूरे ही रक्त का रंग कैसा नजर आता है? लाल नजर आता है। कैसा नजर आता है भाई? लाल रंग का नजर आता है। अब आपको एक बात और बता दूं, हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है ये? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो अब मान लो आपसे कोई पूछे भी आरबीसी का कार्य बताओ, तो क्या बताओगे आप?
ऑक्सीजन का परिवहन करना। हाँ, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो इसमें उपस्थित है वो ऑक्सीजन को लेकर के जाता, तो इसी में तो है जो वो काम कर रहा है वो आरबीसी का भी कार्य माना जाएगा। तो आरबीसी का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के द्वारा किया जाता है। वर्णक का मतलब होता है रंग। इसको श्वसन वर्णक भी कहते हैं, क्योंकि ये श्वसन में काम आता है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसको हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक भी अपन कह देते हैं कई बार। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी जो होती है इसमें किसी भी प्रकार का कोई वर्णक नहीं होता है, तो या तो ये श्वेत रंग की होती है या फिर कैसी होती है? ये रंगहीन होती है। ये केंद्रक युक्त होती है भाई। कैसी होती है? केंद्रक युक्त होती है, यानी कि इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा ये जो रक्त कणिका है ये अमीबीय गति कर सकती है और अमीबा के समान ही ये अपनी आकृति बदलती रहती है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे ऐसा कि कौन सी रक्त कणिकाएं ऐसी है जो रक्त प्रवाह के विपरीत दिशा में गति कर सकती है? जैसे मान लीजिए रक्त तो ऐसे प्रवाहित हो रहा है, ऐसे जा रहा है रक्त तो रक्तवाहिनी में, लेकिन ये डब्ल्यूबीसी क्या कर सकती है? इस रक्त प्रवाह के विपरीत भी गति कर सकती है, क्योंकि ये कौन सी गति करती है? अमीबीय गति करती है, यानी कि अमीबा के समान ये गति करती है और अमीबा के समान ही ये अनियमित आकृति की होती है, यानी कि इसकी आकृति भी फिक्स नहीं होती है। काम क्या है? तो ये क्या करती है? शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती है, यानी कि रोगाणुओं का मारने का कार्य कौन सी कणिकाएं करती है? श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, इसलिए इनको कई बार अपन सैनिक कणिकाएं भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इनको? सैनिक कणिकाएं, क्योंकि बाहर से कोई भी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनको मार करके ये हमारे शरीर की क्या करती है भाई? सुरक्षा करती है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं प्लेटलेट्स या बिंबाणु या पट्टिकाणु की। तो भाई देखो, ये कणिकाएं भी केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक विहीन होती है। अब इनका काम क्या है वो देखो आप। तो दीर्घ तक्का जब बनाना। कभी भी हमारे शरीर पर चोट लगती है तो क्या करते हैं हम? पट्टी बांधते हैं, बांधते हाँ हैं कि सर। नहीं बांधते हैं? पट्टी बांधने से चोट लगे हुए स्थान से रक्त का प्रवाह रुक जाता है और शरीर से रक्त बहना बंद हो जाता है। तो शरीर में प्राकृतिक रूप से पट्टी करने की व्यवस्था है। जब भी हमारे शरीर पर चोट लगती है तो ये रक्त कणिकाएं रक्त का थक्का बनाती है, रक्त का थक्का बनाती है। थक्के का मतलब रक्त को गाढ़ा कर देती है, रक्त को जमा देती है उस जगह से, जिससे रक्त उस जगह से बाहर निकलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो चूंकि ये प्राकृतिक रूप से ही जो चोट लगा हुआ स्थान है वहां पर पट्टी कर देती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पट्टिकाणु भी इसको बोला जाता है। तो इसके लिए याद रखना कि कौन सी रक्त कणिकाएं हैं जो चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाती है, तो उसका नाम क्या है? प्लेटलेट्स। हाँ, ठीक है भाई, ठीक है सर। कोई दिक्कत इनमें? बोलो। नहीं। देखो वापस, तो 10 मिनट बच रहे हैं, इसी को समझा देता हूं आपको एक बार, है ना? रक्तवाहिनियां हो नहीं पाएगी 10 मिनट में। सर, हाँ, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? किसने की थी? रक्त परिसंचरण। आप बता रहे? विलियम हॉर्वे नाम के वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक क्या थे? ये डॉक्टर थे एक, और इन्होंने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। लेकिन उस समय परिसंचरण तंत्र को लोग समझ नहीं पाए ठीक प्रकार से,
और कई साथी डॉक्टरों ने तो इनका मजाक भी बनाया। परिसंचरण को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे अपन? सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे? सर्कुलेशन, है ना। तो साथी डॉक्टर जो इनकी बात नहीं समझ पाए वो इनका मजाक बनाए। ये कहीं पर भी जाते तो कहते कि सर्कुलेटर आ गया। क्या आ गया? सर्कुलेटर आ गया। मजाक बनाया गया इनका। तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। हाँ जी, अब देखो आप ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं वहन, संवहन, परिसंचरण या परिवहन। तो सबसे पहले तो हमने इसकी परिभाषा देख ली कि वहन या संवहन या परिसंचरण या परिवहन कहा किसको जाता। तो हमने कहा भाई शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के प्रक्रम को क्या बोला जाता है? परिसंचरण या वहन कहा जाता है। और इस परिसंचरण से संबंधित तंत्र को क्या बोला जाता है? परिसंचरण तंत्र बोला जाता है। इस चैप्टर में हम एक तो मानव का जो परिवहन या परिसंचरण उसके बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा पादपों में जो परिवहन होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ने बात करी मानव में परिवहन की। तो मानव में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए दो तंत्र पाए जाते हैं। एक तो होता है रक्त परिसंचरण तंत्र, और दूसरा कौन सा तंत्र होता है? लसिका तंत्र। लसिका तंत्र मुख्य रूप से वसा के परिवहन में अपनी भूमिका निभाता है, और रक्त परिसंचरण तंत्र बाकी के जो पदार्थ है उनके परिवहन में भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, मैंने आपको ये कहा कि हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके तीन घटक होते हैं, रक्त, रक्तवाहिनियां और हृदय। रक्त जो होता है इसके अंदर सारे उन पदार्थों को घोल दिया जाता है जिनको कोशिकाओं को वितरित किया जाना है। रक्तवाहिनियों में रक्त प्रवाहित होता है, और ये हृदय हमारा पंप या मोटर के समान कार्य करता है। रक्तवाहिनियों में लगातार रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता? हृदय करता है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने किसकी बात करी भाई? रक्त की बात की। तो पहली चीज तो हमने कही कि भाई रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल का मतलब तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, और संयोजी का मतलब शरीर के अन्य ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। रक्त की संरचना को हमने दो भागों में बांटा। पहला भाग है प्लाज्मा, और दूसरा भाग क्या है? रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा, प्लाज्मा किसे को बोला अपन ने? रक्त का जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा का रंग पीला होता है, और प्लाज्मा पूरे रक्त के आयतन का लगभग 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा के अंदर 92% तो जल पाया जाता है, और 8% इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ में रक्त में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो आगे, और अकार्बनिक पदार्थ में जो भी खनिज लवण हमारे शरीर में पाए जाते हैं वो सब आगे। इसके बाद में बात करिए अपन ने रक्त कणिकाओं की। तो रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है उन्हीं को क्या बोला जाता है? रक्त कणिकाएं कहा जाता है। और रक्त कणिकाएं पूरे रक्त के आयतन का लगभग 45% भाग बनाती है। रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले अपन ने आरबीसी की बात की। इसको रक्ताणु भी कहा जाता है, इसको इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, इसको लाल रक्त कणिका भी कहा जाता है। तो इसकी आकृति की हमने बात की, तो ये उभय अवतल होता है, केंद्रक विहीन संरचना होती है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है। इसी कारण से इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और चूंकि पूरे रक्त में रक्त कणिकाओं के 99% आरबीसी होती है, इसलिए पूरे ही रक्त का रंग कैसा नजर आता है? लाल नजर आता है। और ये जो आरबीसी होता है ये क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसके बाद में अपन ने बात करी डब्ल्यूबीसी या श्वेताणु की। तो डब्ल्यूबीसी या श्वेताणु श्वेत या रंगहीन होते हैं, ये केंद्रक युक्त होते हैं, और साथ ही ये अमीबा के समान गति करते हैं, और अमीबा के समान ही अपनी आकृति को भी लगातार बदलते रहते हैं। तो अमीबीय गति करने के कारण ये रक्त प्रवाह के विपरीत दिशा में भी क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि ऐसी कौन सी रक्त कणिका है जो रक्त प्रवाह के विपरीत गति कर सकती है, तो वो कौन सी है? डब्ल्यूबीसी है।
या कौन सी रक्त कणिका है जो अमीबीय गति करती है, तो वो भी कौन सी है, डब्ल्यूबीसी है। कार्य क्या है इन रक्त कणिकाओं का, शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु को नष्ट करके ये रोगाणु से शरीर की क्या करती है, सुरक्षा करती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, और सैनिक कणिकाएं भी बोला जाता है। इसके बाद में अपन ने बात करी प्लेटलेट्स, बिंबाणु, पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट की। तो हमने इसके लिए कहा कि ये भी केंद्रक विहीन होती है, और ये क्या करती है, जब शरीर पर चोट लगती है तो उस दौरान यदि शरीर से रक्त बाहर निकलता है, तो जहां से रक्त बाहर निकल रहा है वहां पर ये रक्त का थक्का बना करके उस मार्ग को बंद कर देती है। तो इस तरीके से ये क्या कर देगी, रक्त का थक्का बना करके रक्त को शरीर से बाहर निकलने से रोक देगी। अब चूंकि ये कणिकाएं प्राकृतिक रूप से चोट लगने वाले स्थान पर पट्टी कर देती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पट्टिकाणु बोला जाता है। कोई दिक्कत बोलो। सर ये रक्त में सर प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% होती है ना सर? किसने कहा 90% होती है? सर 90 होती है शायद। नहीं, 92 ही होती है, सारी किताबों में तो 92 ही लिखा हुआ है। ठीक मान है लो सर। कोई के डिहाइड्रेशन हो गया, मान लीजिए ऐसा हो गया डिहाइड्रेशन, समझते हो डिहाइड्रेशन का मतलब, शरीर में जल की कमी हो जाए, तो उस स्थिति में हो सकता है जल का स्तर थोड़ा कम हो जाए। बाकी जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें लगभग 92% ही होती है। अलग अलग व्यक्तियों में क्या है कि ये मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या है, बाकी जो लोग हैं उन सबका सर्वे करके फिर औसत निकाला जाता है, तो औसत उनका कितना आता है, 92% आता है। ठीक है ना भाई? ठीक ऐसा है नहीं सर। है कि हर व्यक्ति में ही 92% निकले, कुछ में कम ज्यादा हो सकता है। अपन जो भी आंकड़े यहाँ पर पढ़ते हैं तो ये औसत आंकड़े होते हैं। जैसे 100 लोगों का अपन ने सर्वे किया, उन 100 लोगों के अंदर जो भी जल की मात्रा है उन सबका अपन ने औसत निकाला, तो वो औसत इतना है, तो उस हिसाब से होते हैं ये। ठीक है, तो ठीक है आज सर। के लिए अपन क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं।